अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज के मेरे मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद, रहनुमा तहरीक इंसाफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असरात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया नवाब तैमूर तालपुर ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन सिंध असम्बली। सबसे पहले तो डॉक्टर हमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू ने कुछ देर पहले ही अमरीकी की कांग्रेस कमेटी में यह बयान दिया है कि जो साजिश का इल्ज़ाम था इमरान खान की हुकूमत को गिराने का, बकौल उनके वो सरासर झूठ है। आप ज़रा सुन लें, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी सेनेटर हमायूं, आपके लिए तो ये अल्फाज नए नहीं होंगे, मगर कांग्रेस कमेटी में अब अमरीकी सफारतकार जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको कोई नई बात लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप इसी को ही सुने ना, तो इसमें दो तीन चीज़ें। सबसे पहले, जब सवाल उठाया जा रहा है तो वो जो बंदा सवाल पूछ रहा है वो ही अपने सवाल में बायस शो कर रहा है। वो कहता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अनट्रू एलिगेशंस। वो ऑलरेडी इसको अनट्रू एलिगेशन, अगर ठीक है ना, अगर मैं फर्ज करें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं कहूँगा कि जी आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप बताओ क्या है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके ऊपर ये झूठी एलिगेशन जो है। दैट मीन्स मैं ऑलरेडी आपकी बात को सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ कि आप जो कहने वाले हो वो यही कहोगे कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। वो भी अमेरिकी सियासतदानी तो है नहीं, देखिए ये बात नहीं है, अमेरिकी सियासतदान है, लेकिन मैं बताऊँ दूसरा, उन्होंने कहा था कि उसमें जो इसके ऊपर जो भी साइफर के ऊपर जो बातें भी हुई है, उसमें किसी जगह पे ये नहीं कहा गया है, या जो एलिगेशन है वो ये नहीं कहा है कि या मैंने या गवर्नमेंट ने हमने कोई ऐसे पर्सनली स्टेप्स उठाए हो। हम तो ये नहीं कह रहे उन्होंने स्टेप्स उठाए, हमने तो ये कहा कि अगर आप साइफर को पढ़ लें, साइफर में सिंपल एक है, वो किसी शख्स से या किसी से मुखातिब हो रहा है। वो पहले सब ढूंढना पड़ेगा वो शख्स कौन है जिसको वो मुखातिब कर रहा है। वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, ये दो नहीं थे, तो तीसरा कौन बनता? एम्बेसडर को मुखातिब कर, एम्बेसडर को भी नहीं था। उन्होंने कहा कि यू पीपल, मतलब वो एम्बेसडर नहीं है, ही इज एड्रेसिंग टू समवन एल्स। क्यों, कौन है आपके ख्याल में? वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एम्बेसडर नहीं है, क्योंकि एम्बेसडर को क्या, एम्बेसडर कैसे कह सकता है कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन ले रहे थे? वो उनको एड्रेस कर रहा था जो उस जगह पे मुलव्वस थे, वहां पे थे, कि भाई अगर आप लोगों ने इसको ना किया तो आपकी खैर नहीं है, अगर आप कर लिया तो हम आपको माफ कर देंगे। अब ये मैं किसी से सवाल पूछ लूं, किसी अनपढ़ बंदे से भी ये पूछ लूं कि इसके मानी क्या है, तो उसके अंदर इतना शऊर होगा कि वो बता देगा इसका मतलब है कि भाई इसको बाहर निकाल दो वरना तेरी खैर नहीं है, और अगर बाहर निकाल दिया तो तू मेरा यार है। सिंपल सी बात है। किसको ये, मतलब ये आप तो बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी जो है। देखिए कंस्पिरेसी कंप्लीट लाई। देखिए इससे ये हो जाते हैं कि अच्छा अब जो थी ना, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी अच्छा, इसमें दूसरी ये बात भी कर दी है, दोनों दफा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक चर्चा है कोई थी कि मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। ठीक है, एग्रीड इससे एग्री नहीं करते? नहीं, एग्रीड ये बात होगी ना। अब हम देख लेते हैं कि मदाखलत का मतलब क्या है। मदाखलत का मतलब है इंटरवेंशन, दैट मींस मैंने कहीं इंटरवेंट किया है। अच्छा, इंटरवेंशन में और मदाखलत और साजिश, जिसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ये सीरीज में होते हैं। सीरीज का मतलब ये है, मैं इंटरवेंशन से पहले प्लानिंग करूंगा, उस प्लानिंग को आप साजिश कह सकते हैं। उस प्लानिंग को आप ये बातें हो चुकी हैं सेंटर साहब, तो आपने दोबारा वो उठाई है ना, तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। ये इशू ये नहीं है, उन्होंने ये कहा कि इट्स अ कंप्लीट क्या मतलब, सरासर झूठ है। आपने देखा पीछे लोग क्या कह रहे हैं उसे, साजिश का। आपको पता है पीछे लोग क्या कह रहे हैं? आपके लोग थे, जिसके मर्जी लोग, क्या अमेरिकी हैं, उसी उधर बैठे हुए ना, जो भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे तुम। अच्छा, नंबर वन, आपको मुझे एक बात बताओ, आपका क्या ख्याल है? वो कहेगा हाँ जी हमने साजिश की है। डू यू थिंक ही हैज गॉट दैट गट्स? मेरे ख्याल में अपनी कांग्रेस कमेटी से तो झूठ बोलते हुए 100 दफा सोचते हैं वो, क्योंकि वहां पे बड़े सीरियस किस्म के। आपने जो कांग्रेशनल कमेटी का जो चेयर था, जिसने सवाल पूछा, तो उसने सवाल ही गलत पूछा, बायस पूछा। आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि, लेट मी रिफ्रेज इट, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो इसमें बात को गोल कर रहा है, वो सच नहीं बता रहा, झूठ नहीं बोल रहा। इट्स अ हाफ ट्रूथ। नहीं, अमेरिकी जो सफारतकार है झूठ नहीं बोल रहा।
झूठ बोल भी सकता है, मैं ये कह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मेरे ख्याल में वो गलत बयानी कर रहा है। अच्छा, झूठ नहीं, मेरे ख्याल में वो गलत बयानी कर रहा है। गलत बयानी झूठ कह रहा है, मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है। चले, मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो इसमें बिल्कुल सच बात नहीं बता रहा, जो असल बात है, असल हकीकत है, वो नहीं बता रहा। वो इसलिए नहीं बता रहा कि उनके ऊपर बड़े रिपरकशंस आ सकते हैं। चले, क्या रिपरकशंस जो होने थे वो आप पे आए, उन पे क्या आने हैं। बट एनीवे, मैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि अमेरिका पीटीआई के साथ तो बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मतीला भाई। डोनाल्ड लू की बात तो आती है बाद में, पहले आती है इमरान नियाजी की बात, जिसने ये साइफर ऐसे हवा में घुमा के कहा था कि ये साइफर है, इसमें हमारे खिलाफ साजिश है, हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, इमरान नियाजी के खिलाफ साजिश हो रही है। तो डोनाल्ड लू तो आज आके कहा है कि ये झूठ है। इमरान नियाजी ने तो उसी वक्त जो है चंद हफ्तों के अंदर कह दिया था कि मेरा मकसद ये नहीं था। वो तो खुद अपने साइफर के इल्जाम से खुद पीछे हट गया। चलें, वो भी हो गया, डोनाल्ड लू बाद में आ गया। उसके बाद फिर आपने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अमेरिकन लॉबियस्ट को ताकि वो अमेरिका के साथ आपकी लाइन फिर सेट करें, वो फिर कहां से आया? वो भी खान साहब की जेब से तो पैसे नहीं गए, पर जिनने करप्शन की, जिनको पैसे कमा के दिए, उनके हिस्से में से दिए, अपने हिस्से में से तो वो पैसे में नहीं दिए। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर की बात ही नहीं। अगर आप इसको फिर से रिवाइंड करके प्ले करें तो सेनेटर साहब बड़ा गौर से सुन सकेंगे, और अगर नहीं भी सुनते सेनेटर साहब, क्योंकि आजकल पीटीआई वालों के कान जरा कम सुनते हैं, जो उनको आवाज सुनने में आती है वो अपनी पसंद की आती है, जो सच की आवाज इनको सुनने में नहीं आती, और इसी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि अवाम को भी गुमराह करें। मैं समझता हूँ ये अवाम जितनी गुमराह होनी थी हो चुकी, अब ये अवाम और गुमराह नहीं होगी। अमेरिकी सेनेटर ने जो बात की है, आप उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं? आपके ख्याल में अमेरिकी सेनेटर सच बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल उस पर रखता हूँ। ये कोई अपना एरू खैरू नथु खैरू की गेम नहीं चल रही है कि वो बैठ के अपनी टीम के सामने अमेरिकन झूठ बोलेंगे। ये इस तरह से नहीं होता। वहां पे बड़ी कैलकुलेटेड चीजें होती हैं, बड़ी सच्चाई के साथ ये लोग चलते हैं, स्पेशली इन कमिटीज में। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर की बात सेनेटर साहब ने कही कि पाकिस्तानी एम्बेसडर तो नहीं था, कोई और होगा, माफ कीजिएगा। अगर आप थोड़ा किताब अपनी निकाल लें, अगर आप फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड निकाल लें, और अगर आप यहीं पर डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट फिर से रिवाइंड करके लगा दी, और सेनेटर लू ने कहा है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस आके बैठा, और उसने वहां पर उनको कहा भी है, और ये रिटन में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि ये सारे इल्जामात साइफर के झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, और अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। अच्छा, तालपुर साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर है, एक अमरीकी सफारतकार पाकिस्तानी सफ़ीर को ये क्यों कह रहा है कि अदम एतमाद में अगर इमरान खान हट जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा? पाकिस्तानी सफ़ीर की क्या औकात है? पाकिस्तानी सफ़ीर की औकात है क्योंकि डिप्लोमेटिक टर्म्स रिलेशंस होते हैं, और बहुत सीजनड ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर इस पोस्ट पे लाया जाता है। वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद में हटा सकता है? एक सफीर का क्या वास्ता? ये तो हमारा राइट था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राइट था। ये जुमला क्यों कहा? पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेटिकली इनको हटाया। हम ऑन करते हैं, और हमें इस बात पर फख्र है कि हमने पाकिस्तान दुश्मन को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया, और डेमोक्रेटिकली इनको हटा के एक नए प्राइम मिनिस्टर को लाए, पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, और ये कहीं से भी नहीं हुआ, ये सिंध हाउस से नहीं हुआ, ये बिलावल हाउस से हुआ। और इंशाल्लाह ताला जब भी ऐसा कोई दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ आके खड़ा होगा तो पीपल्स पार्टी हमेशा आके उनके सामने कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। जी असनात मलिक साहब, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, जजों के अल्फाज, फुल स्टॉप कामा को आप बड़े गौर से सुनते रहे हैं, उसकी तशरीह और रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। तो जो डोनाल्ड लू ने अल्फाज बयान किए हैं कि कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ये एक कंप्लीट लाई है, तो आप डोनाल्ड लू के अल्फाज पे बिलीव करते हैं? आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड लू कितना सच बोल रहे हैं? क्या ये वजाहत कर सकें अपनी असल उन जुमलों की जो कि हमारे सफारतकार ने अपने मरासले में लिख दिए थे कि डोनाल्ड लू ने ये कहा? क्या उसकी ये वजाहत दे पाए हैं? देखिए, एक तो असल मजीद जो है वो खुद ही उन्होंने जब स्टेटमेंट दे दी और कहा कि जी इससे तो मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ, और भी फॉरेन सेक्टर। किस चीज़ से नुकसान हुआ? ये जो डोनाल्ड लू ने जो कहा उससे? उस पे जो पीटीआई ने अपना नैरेटिव बनाया उस। अच्छा, पीटीआई के बयानिए से नहीं, तो डोनाल्ड लू ने जो कहा वो उसकी कुछ वजाहत दे पाए हैं? देखिए, उसमें जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से रिकॉर्डिंग ऑडियो लीक्स आई थी कि इस पे खेलना है, इस ये जो साइफर है,
तो खेलना उस वक्त मेरा ख्याल है कि ठीक है, अमेरिकन में भी आपको पसंद ना करते हो, लेकिन ये जो लू बात, इसको आप प्रूव कैसे, जो बड़ा मुश्किल है कि उन अल्फाज की बुनियाद पे आप करेंगे जब आपके इदारे ही आपके साथ नहीं खड़े। ने उन अल्फाज की तरदीद नहीं की अपने आज की। देखिए वो एक ऐसा मामला है कि जब ये यूक्रेन वार में ये रशिया गए तो उन्होंने एक जैसा आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से एक जज्बाती हो गया, यानी लू साहब ने, जो अमूमन इनके बारे में ये है कि ये पाकिस्तान के जो कंसिडर किया जा रहा है कि जो वो लोग जो ज़्यादा जिनसे कोई थोड़ी बहुत तवक्कुआत रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपको कोई भाई आप ये कर रहे हैं तो आपको ये फिर नुकसान थोड़ा से जज्बाती हो कर दिया। हाँ। और उन्होंने ऐसे, और मेरा ख्याल है उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो वो बातें कर रहे हैं उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। और ये बात है कि वो उन्होंने खुद बताया कि उनके वालिद साहब ने पेशावर से अपने करियर का आगाज़ किया। डोनाल्ड लू साहब के वालिद साहब पेशावर से छोटे थे, तो वो एक जज्बाती लगाव था, शायद जज्बाती हो गए। एक सीनियर ऑफिशियल थे पीटीआई गवर्नमेंट में उस वक्त पोस्ट थे, उन्होंने बताया था हमें कि वो उनको लू साहब को प्रो पाकिस्तानी एक तस्वर किया जाता है, और उन्होंने एक किस्म की जिस तरह लिवरी लेके वो बातें की जिनको गलत तरीके से रंग दे के इस्तेमाल किया गया। शायद वो बातें ना भी करते तो ज़्यादा ही मुनासिब था। सफारतकार कभी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी किसी सफारतकार ने तो कभी अमेरिकी सफीर को ये नहीं कहा होगा बिल्कुल ट्रंप को हटा दो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी तो ये वो तो हम हटा भी नहीं सकते, और ये कहते हुए भी हम 2 दफा नहीं, लेकिन देखें वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने खुद इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, यहाँ हमारी पोजीशन और है, अमेरिकन की पोजीशन और है। हाँ बिल्कुल। और अभी इस वक्त जो हालात हैं उसमें अगर आप देखें, अगर हम ये कह दें तो वो उसको हंस के टाल देंगे, लेकिन जब वो कहेंगे तो हम तो उसको बड़ा वही बात है। तो ये एक रियलिस्टिक चीज़ है, जब आप इतने डिपेंडेंट हो तो फिर मसाइल। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दूसरे आम इशू एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बानी पीटीआई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अडियाला जेल में मीडिया से भी कुछ गुफ्तगू की है और कहा है कि मैं 5-6 माह जेल में रहूँगा, तब तक हुकूमत भी गिर जाएगी और अब ये सेटअप नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी इसीलिए इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनी। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, बल्कि उनकी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। जिस जनरल ने अफ़गानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए उसी को शरीफों के कहने पर हटाया गया। बड़ी बात है जी, शरीफ तो बड़े पावरफुल थे। हुमायूं मोहम्मद साहब, खान साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के कहने पे जनरल फैज़ को हटा दिया गया, वो इतने पावरफुल थे नवाज शरीफ साहब। या हो सकता है वो किसी और का दबाव था, बकौल आपके साजिश हुई थी तो शायद उन्हीं के कहने पर उनको हटाया गया। इस तरह है कि वो लोग बड़े ऑब्वियसली हमेशा कहते थे, मैं आप मरीम नवाज़ के या मियाँ नवाज़ शरीफ के या शहबाज शरीफ के या राना सनाउल्लाह के, इन सब के जो आप 2020 के 2021 के ख़ास तौर पे जब आप देखें तो वो तो यही कहते थे, उन्हीं का यही दबाव होता था कि इसको नहीं करना और ये वो करना। इसका मतलब ये साजिश भी अमेरिका की नहीं थी, नवाज शरीफ की। देखिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को देखता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको करके देखें, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2019 में जनरल बाजवा साहब ने ऑलरेडी कह दिया था कि इमरान खान के साथ उनकी नहीं चल रही, या वो सोच रहे थे कि इसके साथ नहीं है। अच्छा, फिर जनरल बाजवा साहब ने भी खुद कह दिया था कि यार हमने सोच लिया था कि इसके साथ नहीं हो सकता, पहले 1 साल 1.5 महीने में पता चल गया था। ये अगेन 2021 में वो एब्सोल्युटली नॉट वाला वाक़या हो गया था जब आप और अच्छा, इस दौरान में वो लंदन प्लान भी सामने आ रहा था, बातें हो रही थी उस दौरान में। अगर आप इन सब चीज़ों को, अगर आप कड़ी से कड़ी को मिलाने शुरू कर देना, तो फिर आपको थोड़ी सी वो पिक्चर साफ होती नज़र आती है। क्या है वो पिक्चर साफ होती नज़र ये आती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, इन लोगों को शायद डर था या इन लोगों को कुछ खौफ था फैज़ साहब से, हमें नहीं पता। अच्छा, अमेरिका को तो कोई खदशा नहीं था ना। देखिए, अमेरिका को मेरा नहीं ख्याल कि फैज साहब से कोई ऐसे होगा, क्योंकि तो वो साजिश जो है वो भी अमेरिका ने तो नहीं की। होल्ड ऑन ना, अमेरिका को आदत थी कि पाकिस्तान के जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो अमेरिका के सामने सर झुका के खड़े हों और उनसे कहें कि हाँ जी आदाब बजा लाता हूँ वगैरह। और वही वाली बात है जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, तो उनको उन बेगर्स की आदत थी। तो फिर अब एक बंदा जाके उनको जाके कह दे
कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे उन्होंने पूछा ना हो, ये एक सहाफ़ी ने एज अ फीलर के तौर पे सवाल किया हो, लेकिन उस जवाब पे उन्होंने कहा होगा कि यार इस बंदे को तो नहीं रखना। अच्छा, इस बंदे उसके बाद सर एक फाइनल मुझे बता दें कि इमरान खान को अमेरिका ने निकाला है या नवाज शरीफ ने, किसने? ये एक फाइनल पोजीशन क्लियर कर देना, आज तक ये नहीं समझ आ रही हमें। कभी आप नवाज शरीफ पर डाल देते हैं, कभी आप अमेरिका पर डाल। हम नवाज शरीफ पे नहीं डाल रहे, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश थी पूरी। देखिए इस तरह होता है, ये पूरी ट्रायड है। सर अभी पीटीआई की फाइनल पोजीशन क्या है? क्या ये पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? क्या ये अमेरिका की साजिश? इट्स जो कहते हैं ना ट्रायड ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, इसमें तीन मुख्तलिफ चीजें मुलव्वस है, या तीन मुख्तलिफ किस्म के वो क्या कह सकते हैं अनासर, ठीक है। अच्छा, वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी बेसिस पे ये कौन कौन है? तीन बता। ऑब्वियसली जो खान साहब ने भी कहा हुआ है, एक जनरल साहब थे, जनरल क्या नाम है उनका, बाजवा साहब। अब तो आप नाम भी भूल गए। मैं वैसे ही भूल जाता था, मतलब इट वाज नॉट दैट। अच्छा, बाजवा साहब हो गए, उसके बाद अमेरिकन लॉबी हो गई, और उसके साथ अमेरिकन लॉबी या अमेरिकन गवर्नमेंट? अमेरिकन गवर्नमेंट एक ही बात है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये अपने नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान। अच्छा, तीनों ने मिलके इमरान खान को गिराया मेरे ख्याल। जी तालपुर साहब, अब क्लियर हो गया, पीटीआई ने फाइनली बता दिया कि अमेरिका भी साजिश में मुलव्वस था हमारे लिहाज से। अब मैं सेनेटर साहब की बात मानूं या मैं इमरान न्याजी के लफ्ज आपको सुना दूं, मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोई साजिश नहीं है, ये मेरी गलत फहमी थी। फिर ये कहते हैं कि फौज की भी साजिश नहीं थी, ये मेरी गलत फहमी थी। तो मैं सेनेटर साहब को मानूं, मैं अमेरिकन कांग्रेस को मानूं, या मैं इमरान न्याजी को मानूं, तो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि ये तो हमें पता है कि खान साहब की स्टेटमेंट्स, उनके यूटर्न्स बड़े मशहूर, बड़े फेमस थे, हर थोड़ी थोड़ी देर में यूटर्न होता था। पर अब सेनेटर साहब की बात पे बड़ा कंफ्यूजन है। तो खैर मेरे ख्याल से, हालांकि इनको तो सीधा सीधा कहना चाहिए था कि ये बिलावल भुट्टो की साजिश थी। इस पे तो आप खुश है ना? इस पे मुझे फख्र है, और मैं मानता हूं कि ये सारी गेम, ये सारा किरदार पाकिस्तान को बचाने की खातिर, दुश्मन लोगों से, इन अनासर से बचने की खातिर, ये वो गेम थी, वो साजिश आप कह सकते हैं उसको। पर वो ही था जो सदर जरदारी ने बैठ के किया था, और जो उन्होंने कहा, जिसको किसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर शरीफ मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये हुकूमत वाकई आप उल्टा सकते हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं थे। पर उन्होंने कहा मैं उल्टाऊंगा, और डेमोक्रेटिकली उल्टाऊंगा, और जो इनके साथ खड़े हुए हैं पर इनकी पार्टी टिकट पे नहीं, वो भी हमारे साथ खड़े, उन्हें करके दिखा। तो मैं फख्र महसूस करता हूँ सदर जरदारी पे। लेकिन ये हमारे साहब पूछना चाह रहे हैं कि मेमो गेट पे भी आप फख्र करते हैं जब अमेरिका से मदद मांगी थी फौज के खिलाफ? देखिए, हम तो वो पॉलिसी रखते नहीं है कि आज एक और कल दूसरी और परसों तीसरी। हम तो सिंपल सादे लोग हैं, हमारी पॉलिसी आपके सामने है ना, आज तक किसी के सामने झुके हैं ना, हमने घुटने कभी टूटे। तो गलत फहमी है अपना इमरान न्याजी साहब की कि 6 महीने में हुकूमत चली जाएगी और मैं बाहर आ जाऊंगा। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर सियासी जमात जो पाकिस्तान से प्यार करती है, जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचती है, आज सब एक पेज पे हैं, और 5 साल पूरे करके दिखाएंगे। और 13 साल सदर जरदारी जेल की सलाखों के पीछे रहे। सदर जरदारी बिला वजह झूठे केसेस में अंदर है, कम से उसका आधा तो करके दे। 6.5 साल जेल के अंदर कैद काट के इमरान न्याजी बाहर है, उसके बाद बात करेंगे। जो अब सदर जरदारी बहुत संगीन है। अब सदर जरदारी 5 साल के लिए महफूज हो गए हैं, अब तो उनको इस्तिस्ना हासिल है। मैं हसनात मलिक साहब आपकी तरफ से आना चाहूँगा। अब ये आपको क्या लग रहा है कि कानूनी तौर पे, जो पहले एक जिक्र मैंने किया भी है तालपुर साहब से, कि मेमो गेट का जो एक स्कैंडल सामने आया था कि अमेरिका की मदद से दबाव डाल के जो है वो एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत बरी-ज़िम्मा होना चाह रही थी मुबैना तौर पे, तो ये जो इल्ज़ाम बार बार अमेरिका के ऊपर लगाया जाता है, कभी सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म की तरफ से और कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये अमेरिका कितना अहम हो चुका है पाकिस्तान की इस सियासत में? देखिए, रेलेवेंट तो वो बहुत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो पीटीआई से नाराज़ थे। सिर्फ अमेरिकन नहीं है, और भी है, कुछ गल्फ कंट्रीज़ भी हैं, ये सिर्फ अमेरिका पे आप नहीं कह सकते। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा फेलियर है पीटीआई का इस वक्त भी। अगर आप देखें तो जो कुछ हुआ इस इलेक्शन में, इनके पास बहुत बड़े क्लेम हैं, लेकिन कहीं से उस तरह की इनको एक जो होती है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारों पे दबाव कहीं से कोई नहीं आ रहा।
तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपना जो हुकूमत में जो इनका ज़्यादा फोकस रहा वो अपोजिशन को दबाने में रहा, ना कि अपना इंटरनेशनली जो है वो एक किस्म का इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली सऊदीज़ के साथ, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने वेलकम किया इमरान खान साहब को, या और इमरान खान ने भी वेलकम किया बड़ा बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें कोई हम देखते हैं मटेरियलाइज नहीं हुई, और बल्कि ज़्यादा वो चीज़ें एग्रीवेट हुई, ख़राब हुई। और इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मौजूदा सेटअप को भी और इमरान खान साहब को भी गलतियों से सबक सीखना चाहिए कि जो चीज़ें हैं, अब जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल जो स्ट्रेटजी है पॉलिटिक्स की वो भी आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ दे देंगे तो फिर यही होगा कि आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ आपका फोकस ये था कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनको किस तरह जेलों में रखना है, तो उसका नुकसान हुआ है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे वो पीटीआई के साथ नाराज थे। जी हमारे सब क्विकली फाइनल वर्ड इसी डोनाल्ड लू के। देखिए डोनाल्ड लू ने खाली इस बात पे नहीं किया, आपने तय कर लिया कि किसके साथ। डोनाल्ड लू ने खाली ये बात नहीं की, डोनाल्ड लू ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई इस इलेक्शन में। उसने कहा 50% से ज़्यादा जगहों पे हमें एक्सेस ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर जगह पे ठीक ठाक किस्म की धांधली हुई है। डोनाल्ड लू ने ये भी कहा ना, सच भी बोलते हैं। नहीं ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा है ना। अच्छा आपने कहा वो झूठे हैं? नहीं देखिए झूठे वो अपनी जगह पर हैं। अच्छा वो झूठ हटके हैं और ये सच है जो ऐसा होता है ना बात दफा। खैर उस बात को छोड़ दे। मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी वो तालपुर साहब कह रहे थे कि उनको वो है, और जरदारी साहब ने कहा था कि उनको इस बात भी फख्र है कि जरदारी साहब ने कहा था कि जो इनके साथ हैं उनको भी हम कर लेंगे। तो जो सिंध हाउस में जो खरीदारी फरोख्त और ख़रीद और फरोख्त हुई थी वो भी तो उन्हीं के फख्र है। और नंबर 2, उन्होंने आपके उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि मेमो गेट में इस वक्त 3 लोग हैं जो मेमो गेट के, एक जरदारी साहब, एक PMLN जिसको आप मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत थी, और उस वक्त आज के जो चीफ जस्टिस साहब है ये उस वक्त मेमो गेट के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन बैठी थी उसको हेड कर रहे थे। तो अब सवाल ये होता है कि क्या उस मेमो गेट वाले केस को क्या हतमी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं? जनरेट कर दिया था उन्होंने, कहा जी खत्म हो गया। नहीं, उसमें अगर आप रिपोर्ट पढ़ें जो काजी फैसल साहब की है, उसमें यह है कि ये कोई इस किस्म के मटेरियल नहीं मिला कि आसिफ जरदारी ने किसी को डायरेक्शन दी कि आप ये लिखें और ये मदद मांगे। ठीक है, हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो उनको उन्होंने गिल्टी डिक्लेयर किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आना हम इशू। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब तैमूर तालपुर, रहनुमा पीपल्स पार्टी, रुकन सिंध असम्बली। इनसे हम बात करेंगे सिंध के अंदर होने वाले एक वाक़े के हवाले से। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अब हम बात करेंगे एक उस्ताद की जिसने बच्चों को तालीम देने की खातिर अपनी जान की बाजी खो दी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला कश्मीर कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी को कच्चे के डाकुओं ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। सिंध की हुकूमत ने अभी तक क्या किया है, इस हवाले से हम तफसीलात मालूम करेंगे। आगा कलीम उल्ला खान खिलजी हमारे न्यू टीवी के रिपोर्टर हैं। जी खिलजी साहब, आप बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या वाक़या हुआ और अभी तक पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की है? ये कनकोट के करीब इलाका है करमपुर बिजारानी, जो कि पीपल्स पार्टी के MNA शबीर अली बिजारानी का भी जो कि आबाई गांव है, जो इसी इलाके के मीर नसरुल्लाह खान बिजारानी का गांव है, जो कि साबका MNA रह चुके हैं मरहूम। वहाँ स्कूल कायम है 8 दर्जे का, क्लस्टर स्कूल उसको बोलते हैं, जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कि सरकारी स्कूल चलता है। ये उस्ताद था जो कि 35,000 तनख्वाह पर जो कि काम करता था। इलाके में जो कि खौफ की सूरत हाल है, अगवा बराए तावान, लूट मार, डकैती की वारदातों के बाद जो कि लोगों का जीना महाल हो चुका है पूरा जिले में, क्योंकि इस जिले का जो कि संगम ये कि एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब है और इसी तरफ कच्चे का इलाका है, जो आए रोज जो लोग लूट लिए जाते हैं, अगवा हो जाते हैं। साहब ये बताएं कि जो मरहूम टीचर हैं उठाया जी अल्लाह रखियो नंदवानी साहब के जो खानदान वाले हैं, उनके बच्चों के बारे में कुछ बताएं, उनकी फैमिली के बारे में। जी अल्लाह रखा है, और जो कि खानदान है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जो कि किसान हैं। उनके जो कि 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि उसी बाइक पे उसी स्कूल में ले जाया करता था उसको,
जो कि उसने इसी वजह से जो कि असला उठाया कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। डाकुओं ने उसको इसी बिना पर जो कि कत्ल कर दिया कि भाई आप दूसरे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई अपनी हिफाजत के लिए असला उठाओ, और जो उसी को जो कि शहीद कर दिया गया उस्ताद। इसी वक्त जो कि पुलिस ने जो कि कार्रवाई जो कि नाम की बराए नाम कार्रवाई है, वजीर दाखिला सिंध ने जो है कि एहकाम दिए थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा संगीन वाक़या है, एक उस्ताद के साथ ये सब कुछ हुआ है, और अभी तक क्या प्रोग्रेस है सिंध हुकूमत की? बिल्कुल जी, बहुत ही संगीन मामला है, और ये जो बॉर्डर इलाका हमारा है जहाँ पे काफ़ी हमने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं, पर वो पास इस तरह से नहीं होती, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका लगता है और वहीं पे पंजाब का इलाका लगता है, और कच्चे के अंदर लोग बैठे होते हैं। तो जब भी इन पे कोई अटैक होता है तो ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। इसके लिए हमने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें ये आप अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात कर रहे हैं या सिंध के बॉर्डर की? ये सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर ये कार्रवाइयां होती है। ये सिंध का बॉर्डर है जहाँ जब बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम तब कुछ नहीं कर सकते। अभी जो मुराद अली शाह साहब की सरबराही में हमारे होम जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ना कि सिर्फ सिंध पर सिंध पंजाब की पुलिस मिलकर विद रेंजर जहाँ पे ऑपरेशन कच्ची के अंदर करने जा रही है, जिसके बाद इनका भागना नामुमकिन होगा। और इस बात में कोई शक शुबा नहीं, हमारा आज भी गिला है वफाकी हुकूमत से। लेकिन ये जब उस्ताद असलहा उठा के रोजाना स्कूल जा रहा था तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं बर वक्त उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? इस वाक़े का इंतज़ार क्यों किया? देखिए, ये तो कोई हमें पता नहीं था कि ये वाक़या होगा। मुकामी पुलिस के भी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। नहीं नॉलेज पर उसके अलावा वैसे भी यहाँ पे क्योंकि हालात ख़राब हैं, हमने सख्त तैनाती की भी होती है। हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी यहाँ पे पाबंद किया हुआ होता है, पर क्योंकि ये इलाका बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर ये इलाका है डिस्ट्रिक्ट, इसलिए हमें वहाँ पे मुश्किल है। पर इंशाल्लाह आप देखेंगे 10 से 12 दिन के अंदर इन सब के ऊपर कंट्रोल भी होगा और ये हिसाब किताब इंशाल्लाह बराबर करके रखेंगे जो ज्यादती हुई है उस्ताद के साथ। बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और आगा कलीमुल्लाह खान खिलजी, आप दोनों ने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हसनात मलिक साहब, बड़ा अहम आज सुप्रीम कोर्ट का दिन रहा है। सबसे पहले तो 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत हुई है 5 लोगों की, और तवील अरसा जेल में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से, और जो रिमार्क्स जजेस ने दिए हैं, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? बिल्कुल जी, वो जो रिमार्क्स हैं उसकी इम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी, और पहली दफ़ा जो 9 मई के इस तरह का मामला जो है वो लगा सुप्रीम कोर्ट जमानत के पहले तो आईनी दरख्वास्तें वो होती थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट हाई कोर्ट पे भी जाएगा, और अब रिलीफ मिलेंगे उन लोगों को जो 8-10 महीनों से जेलों में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही। बहुत से मामला अभी भी हाई कोर्ट में, खासकर लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरा ख्याल है कि बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। जिस तरह कुछ ख़वातीन हैं उनको ज़मानतें नहीं मिल रही, अमूमन मर्डर केसेस में भी ज़मानतें मिल जाती हैं, और जिस तरह पंजाब में ख़वातीन को नहीं मिल रही ज़मानतें, और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है जजेस पे, ख़ासकर चीफ जस्टिस पे, कि जी आप माजी की गलतियाँ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हल जो कुछ मामला चल रही हैं उस पर आप क्यों खामोश हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आज का ये आर्डर है इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आज के आर्डर से तो आप सुप्रीम कोर्ट से खुश हो गए होंगे? देखिए, अभी हसनात साहब बात कर रहे थे वो ख़वातीन की, उसमें वो CRPC 4971 है, और उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने भी 2 जजमेंट्स हैं मेरे ख्याल में, जिस पे उन्होंने कहा हुआ है कि ख़वातीन को आपको रिलीफ देना होता है। अगर जमानत तीन है ना, बच्चे हो या ख़वातीन हो या कोई बीमार हो, इनको बेल मिलनी चाहिए, चाहे जैसे उन्होंने कहा है वो 302 के केस में क्यों ना, किसी मर्डर के केस में कुछ भी क्यों ना हो, तब भी उनको मिलना चाहिए। देखिए, इस तरह ये है कि वही वाली बात है कि मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मतीउल्लाह जान के ऊपर केस है तो एक वक्त में मतीउल्लाह जान या पिंडी में हो सकता है, या लाहौर में हो सकता है, या पेशावर में हो सकता है, या कराची में हो सकता है, या खानेवाल में हो सकता है, किसी, लेकिन सब जगहों पे तो नहीं हो सकता। अब मतीउल्लाह जान ने इसी एक टाइम के ऊपर 12 जगहों पे केसेस उठाए हुए हैं, तो इसका मतलब यही होता है ना। फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे आप कहते हैं कि गोलियां चली है ना, आपके पास कोई हथियार बरामद हुआ है ना, तो एक जमानत का मैटर है। हमारे साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पे आपका एतमाद बहाल हो गया? देखिए, इससे ये एतमाद बहाल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछते ना,
आप एक आध केस के ऊपर नहीं करते होते, आप ओवरऑल, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के फैसले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ के फैसले नहीं है, ओवरऑल आपको देखना होता है कि क्या जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप भी जब बात करते हैं तो ओवरऑल बात करते हैं, पीटीआई के हवाले से आप कभी नहीं कहते, आपने कभी ये इल्जाम नहीं लगाया कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, आपने कभी नहीं कहा। देखिए, इस मुल्क में हर एक के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, हर एक के साथ ज्यादती हो रही है और हर एक के साथ ज्यादती होती रही है, कौन करता है, किस तरीके से करता है। लेकिन एज ऑफ टुडे, इस वक्त जो है ना, इस वक्त आप ये देखें जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ा हुआ है बगैर किसी उस चीज के, ना कोई के बंदे ने जाके जो कर दिया कर दिया, पुलिस वालों ने लिख दिया, अजीब अजीब सी बातें लिख दी हैं। जस्टिस, अब जस्टिस तो नहीं कहना चाहिए, जनाब मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनको वो तारीख में पहले जज हो गए हैं जो बदनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ हुए हैं और सदर ने भी मंजूरी दे दी, उनकी बरतरफी की, अब पेंशन और मुराद सबसे फारग। तो ये जो सदर का आज दस्तखत हुए, नोटिफिकेशन हुआ है, ये कितना अहम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एहतसाब के हवाले से? देखिए जी, ये मज़ाहिर नकवी साहब को मौक़े भी दिए गए थे, लेकिन उनकी जो जलाली तबीयत थी, जिस तरीके से उन्होंने फिर काउंटर अटैक शुरू कर दिए जजेस पे, जलाली हलाली दोनों बड़े ज़बरदस्त, वो जिस तरह उन्होंने, आप भी मौजूद थे कोर्ट रूम में, अंदर बैठ के जो कुछ रिमार्क्स पास किए, फिर जिस तरीके से एक लेटर लिखा उसमें चीफ जस्टिस को डायरेक्टली अटैक किया। नहीं, आपके ख्याल में जो बदनवानी के इल्जामात का वो जवाब दे सके या नहीं? बिल्कुल, वो तो चीज़ें नहीं दे सके, लेकिन माजी में भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जवाब नहीं दिए। शुरू में जो पहला उनको शौका था यही था कि वो ऑनरेबल तरीके से निकल जाएं, लेकिन वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सोचा कि मैं मुकाबला करूंगा और मुकाबला नहीं कर पाया। बहरहाल हमारे मुल्क में कम से कम एक 3 ही लोग हैं जिनको ताकतवर तस्वर किया कहता है, जज, जर्नल और जर्नलिस्ट। तो कम से कम जज की पेंशन और मुराद तो बंद हो गई। आप देखें कोई दूसरा सज़ा याफ्ता जो है इन तीनों में से, उसकी पेंशन और मुराद कब बंद होगी? सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।